नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। बिहार में आज जो है लगभग 10 दिन हो गए। 10 दिन वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी महागठबंधन के चारों दल बिहार घूम रहे हैं। 17 तारीख से शुरू हुआ है। आज दरभंगा, मधुबनी इन जिलों में यात्रा गुजरी वहां से, और साथ में आज थी प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी आज आई और भारी भीड़ या कहिए जन सैलाब, जन समुद्र, हर तरफ वोट चोर गद्दी छोड़। और प्रियंका गांधी ने भी बोला, राहुल गांधी तो बोल ही रहे हैं, तेजस्वी बोल रहे हैं, अब लोग भी बोलने लगे। और हालांकि आज धर्मेंद्र प्रधान भी पटना आए हुए हैं, जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर, कुछ अपने कार्यक्रम के तहत आए हैं, लेकिन सबका ध्यान, मीडिया का ध्यान वोटर अधिकार यात्रा पे, चूंकि नागरिकों से जुड़ा हुआ सवाल वही है। 65 लाख मतदाताओं के जो नाम काटे गए हैं, वो नाम कैसे जुड़ेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि चुनाव आयोग जब मतदाताओं के नाम काट देता है, तो कैसे अपेक्षा की जाए कि शुद्ध मतदाता सूची बनेगी। और चुनाव आयोग का लक्ष्य फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है। अब तो राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि ये जो चुनाव आयोग है, ये मतदान की तारीखें चुनाव आयोग अब तय नहीं करता, बल्कि नरेंद्र मोदी या कहिए बीजेपी तय करती है। बड़ा आरोप, लेकिन इस आरोप को लोग मान ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में संवैधानिक संस्थाओं का हाल है, अब तो कीचड़ के छींटे जो है न्यायपालिका पे भी उड़ने लगे हैं। अभी हाल में देखिए, डिग्री दिखाने को लेकर के कल ही फैसला आया था, जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी की डिग्री दिखाना गलत है, सही नहीं है, निजता का उल्लंघन है। लोग हालांकि पूछ रहे थे कि भाई कैसे है। कई लोगों ने कहा कि डिग्री तो गर्व का विषय है, लेकिन डिग्री अगर छुपाए यानी कुछ गड़बड़ी है। अब गड़बड़ी क्या है? कई लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को जेल में होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने फर्जी डिग्री सबके सामने रखी। जो अमित शाह ने जो कुछ साल पहले गृह मंत्री बनने से पहले जब वो अध्यक्ष हुआ करते थे, तब जो नरेंद्र मोदी जी की डिग्री दिखाई थी बीए और एमए की, उस पर सवाल उठे कि जबकि वो डिग्री है तब कंप्यूटर था ही नहीं, फिर उसे सर्टिफिकेट कैसे बन सकता है। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब वो बीए की पढ़ाई कर रहे थे तो अकेले पढ़ रहे थे, उनके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में अकेले पढ़ाई चल रही थी, या साथ में और लोग पढ़ रहे थे? कई सारे सवाल हैं, और इन सवालों के बीच राहुल गांधी सवाल लेकर के आए हैं कि वोट चोरी जो हो रही है उसे कैसे रोका जाए। ये आज सबसे बड़ा सवाल है। राहुल गांधी हालांकि कह रहे हैं कि वो वोट चोरी नहीं होने देंगे, लेकिन वस्तु स्थिति क्या है, जमीन पर क्या स्थिति है, आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ फिलहाल देखिए तीन साथी हैं। एक और साथी जुड़ेंगे हमारे साथ। हेमंत भाई, हेमंत भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। पटना से हेमंत भाई। हमारे साथ विनय भाई हैं, विनय भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। हमारे साथ शैलेंद्र भाई हैं, शैलेंद्र भाई नमस्कार, आपका भी स्वागत। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ हैं स्क्रीन पर नंबर में और कमेंट बॉक्स में जो है, आप सब लोगों को नमस्कार। हेमंत जी आपके पास आएंगे, लेकिन पहले जरा हम वीडियो दिखा दें। आज हम जो वीडियो सुबह देख रहे थे, जो जन समुद्र था, हम चाहते हैं कि हमारे साथी सब भी देखें। देश भर में, दुनिया तो फिनलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, सऊदी से, दुबई से, अबू धाबी से, कहाँ कहाँ से हमारे साथी देखते हैं। उन सबको दिखा दे बिहार में हो क्या रहा है। ये देखिए एक वीडियो।
ये देखिए आज ही का वीडियो है, ये पुराना वीडियो नहीं है। ऐसा लगता है कि पूरा बिहार सड़क पे उतर आया है, हर तरफ झंडे हैं। कुछ और वीडियो में दिखाता हूँ, फिर आऊंगा भाई हेमंत जी के पास। एक वीडियो देखिए, ये प्रियंका क्या कर रही है। प्रियंका भी आज शामिल हुई है। प्रियंका क्या कर रही बहनों, याद है मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में क्या कहा था? याद है मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि देशवासियों सावधान हो जाओ, ये कांग्रेस वाले तुम्हारी भैंस चुरा देंगे। कहा था कि नहीं? अरे हमें क्या पता था, ये तो वोट चुरा रहे थे। भैंस छोड़ो, ये तो आपकी वोट चुरा रहे। तो सुनिए, ये वोट ये क्या है और इसका महत्व क्या है आपके लिए? ये वोट इस भारत के लोकतंत्र का आधार है, ये मूल है इस तंत्र का। ये वोट आपका वो अधिकार है जो सबसे कीमती अधिकार है। इसको आप चोरी होने देंगे? बोलिए, चोरी होने देंगे? इन्होंने क्या क्या चोरी किया है आपका? आपके रोजगार चोरी किए हैं। जो भी आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी सरकार की, वो आपसे चोरी करके अपने दोस्तों को दे दिए। हर स्तर पर आपके साथ चोरी हो रही है। ये आखिरी चीज है, जो सबसे कीमती चीज है, इसे चोरी मत होने दो। ये आपकी पहचान है, आपकी नागरिकता का आधार है। अगर ये चोरी करने देंगे तो आपकी पहचान ही नहीं रहेगी। जितनी स्कीमें हैं, अगर कल को आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, आपको बीमा नहीं मिल पाएगा। जितनी स्कीमें हैं आपको मिल नहीं पाएंगी, रोजगार आपको मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी पहचान ही नहीं होगी, आपकी नागरिकता ही नहीं होगी। तो आप सावधान हो जाइए। आज मैं ये कह रही हूँ आपसे, आप सावधान हो जाइए। अपने अधिकार की चोरी मत होने दीजिए। जोर से मेरे साथ बोलिए, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। जय हिंद। हमारे साथ सुनील जी भी जुड़ गए। सुनील जी नमस्कार, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रयागराज में हैं। हम अभी दो वीडियो आपको और दिखाएंगे। एक वीडियो देखिए, ये पुराना है, मतलब जब मोदी जी आए थे बिहार पिछले दिनों, गया गए थे। हमको एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो मिला। एक तो महिला से पूछा कि कहाँ गए थे, बोले हम गए थे, सुना ललेंदर मोदी आए। तो बड़ा अच्छा है, बिहार का ये खुशबू है, ये महसूस कीजिए। आपको शारदा देवी सूजी से क्या बोल के लेके आई? वो कहे कि चलिए मीटिंग है। किस चीज का मीटिंग? ये कौन चीज के? जीविका के है। जीविका का? हाँ, यहाँ पे क्या था आज ललेंदर मोदी आए थे। तो आपको नहीं पता था? पता ही नहीं था, ना तो आइबो नहीं करते। आपको पता होता कि नरेंद्र मोदी का रैली नहीं आते? नहीं आते, गरीब के लोग के कोई सहाय नहीं है तो फिर का। मतलब धोखे से बुलाया गया है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। कौन लेके आया है? सीएम लेके आए हैं। सीएम? हाँ कौन, जीविका वाली सीएम? हाँ, जीविका। क्या बोल के लाई है? बोले कि चलिए वहाँ बोध गया में मीटिंग हो रहा है, आ रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, ललेंदर मोदी आए हैं, है ना? तो ललेंदर मोदी को हम पता होता तो आते, नहीं ना आते। ये सब जीविका दीदियां हैं। सीएम देखे कितना बढ़िया बोला, सीएम ने बुलाया है ना? तो जीविका दीदी है। और एक और वीडियो दिखा दे, फिर आते हैं आपके पास हेमंत जी के सामने। और दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। आप नोट करो, बीजेपी के एक नेता ने आमतौर से हर चीज पे टिप्पणी करते हैं। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बीजेपी के एक नेता ने बयान नहीं दिया, मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, अमित शाह ने एक शब्द नहीं बोला। जब चोर को पकड़ा जाता है, चोर बिल्कुल चुप हो जाता है। जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं क्या किया, बिल्कुल चुप हो जाता है, कुछ बोलता नहीं हो, क्योंकि जानता है कि भैया पकड़ लिया।
फंस गया। तो ये हुआ है। हेमंत जी, पहले आप ही के पास आते हैं, आप लगातार यहाँ देखते रहते हैं। राहुल गांधी की यात्रा में भारी जनसमूह, जनसमुद्र जैसा जन सैलाब है। क्या है ये केवल राहुल गांधी को देखने के लिए लोग हैं या लोग चाहते हैं परिवर्तन हो? जो नरेंद्र मोदी का नारा चलता था, मोदी है तो मुमकिन है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी जी का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। क्या बिहार में मोदी जी का डंका बज रहा है या राहुल गांधी ने नैरेटिव बदल दिया है? जी धन्यवाद। देखिए, मुझे जो 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 बुनियादी बात जो दिखाई दे रही है वो वही है जो मैं बहुत पहले से कहता रहा हूँ कि जो विपक्ष है और उसके जो नेता हैं और उसके कार्यकर्ता हैं वो जनता के बीच में दिखाई देने चाहिए, और इस वोट अधिकार यात्रा के जरिए वो दिखाई देना शुरू हुआ है। इसको आप कितना कंटिन्यू करते हैं, कितना कंसिस्टेंसी इसमें रहती है, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको आपके साथ मीडिया नहीं है, पूरी तरह से नहीं है। आपके साथ एक बड़ा हिस्सा जो सोसाइटी में विजिबल हिस्सा है, वो जो बहुत सारे नैरेटिव को डिफेंड करता है, उसको उसका अपोज करता है, या उसके बरक्स कोई काउंटर नैरेटिव करता है, वो भी आपके साथ नहीं है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि जो अपर कास्ट का बड़ा हिस्सा जो है वो आपके खिलाफ है। और ये सारी गोलबंदी बीजेपी के जो हिंदुत्व की राजनीति है, जो उसकी नफरत की जो सियासत है, उसकी देन है, जो इस तरह का सोसाइटी इस तरह से डिवाइडेड हुआ है। ऐसी स्थिति में जो भीड़ आ रही है, जो राहुल गांधी या विपक्ष के जितने नेता वहाँ इस कार्यक्रम में चल रहे हैं, ये एक उम्मीद जगाने वाली भीड़ है, और लोगों से संवाद जो हो रहा है वह भी सही है। लेकिन जो दिक्कत मुझे ये दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में कि आपके पास खास करके जो आरजेडी हो या कांग्रेस हो, लेफ्ट का बहुत पूरे पैन बिहार उसका आधार नहीं है, उसका सीमित आधार है। तो अपने मुद्दों को कैसे आप नीचे तक ले जाते हैं, उसको लेकर के और क्या पॉलिटिकल प्रोग्राम लेते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि ये चीज़ें कितना मल्टीप्लाई होती हैं। क्योंकि जनता की चेतना में इन चीज़ों को बहुत ही गहराई तक आपको ले जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो चीज़ें हैं उसमें बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो जल्दी ही इरेज होती हैं, और बहुत तात्कालिक मुद्दे जो होते हैं और तात्कालिक लाभ जो होता है वो ज़्यादा लोगों के ऊपर हावी होता है। अभी ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि आप कहिए कि 5 किलो अनाज का मसला हो या कोई भी फ्री बीज का मसला हो, मैं उसको फ्री बीज नहीं मानता हूँ, लेकिन ये जो मसले हैं उसके मुकाबले में जो काउंटर नैरेटिव है उसको आप कैसे बिल्डअप करेंगे, ये मुझे बड़ी चुनौती दिखाई देती है। कांग्रेस के भीतर में दिक्कत एक चीज और मैं देख रहा हूँ कि जैसे ही राहुल गांधी की यात्रा आगे बढ़ रही है, भीड़ जुट रही है, अच्छी खासी तादाद में लोग आ रहे हैं, काफी उत्साह है, लोग कनेक्ट हो रहे हैं उससे, लेकिन एक हिस्सा जो है कांग्रेस का वो इस काम में लगा हुआ है, और उसमें ज्यादा कांग्रेसी नहीं है। मैंने कांग्रेस क्या कह लीजिए कि उसमें भाजपाई लोग जो ये बाउंड्री पर खड़े रहते हैं, जो पल में कांग्रेसी और पल में भाजपाई हो जाने वाले लोग, वो एक ऐसा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं कि बिहार में राहुल गांधी अगर क्यों देखने के लिए भीड़ आ रही है, राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी को विचार करना चाहिए कि जो बाकी के लोग जो उनके साथ हैं, चाहे तेजस्वी हैं, चाहे और भी अलायंस पार्टनर हैं, वो किस तरह से उनका नेतृत्व कबूल करें। और क्योंकि राहुल गांधी देश के नेता हैं तो इनको इस स्पेस को छोड़ने की जरूरत नहीं है, अब कांग्रेस को ड्राइविंग सीट पर आ जाना चाहिए। ये इस तरह की भी नैरेटिव गढ़ी जा रही है, तो ये इससे कांग्रेस नेतृत्व को बहुत ही सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि और दूसरे की बहुत सारे जगहों पर मैं देख रहा हूं कि जो लोकल विधायक और जो लोकसभा चुनाव के दौरान जो कुछ टसल और इस तरह की बातें हुई, उसको लेकर के खास करके बीजेपी का समूह जो है वो कांग्रेस के भीतर घुस करके काफी एक्टिवली उसको और ज्यादा उभारने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब चीजें मैं इसलिए कह रहा हूँ
कि राजनीति में बहुत चीजों को साधने की जरूरत पड़ती है और कांग्रेस के पास निश्चित रूप से उससे उम्मीदें बढ़ी हैं, लेकिन उन उम्मीदों को एक शक्ल देने के लिए कांग्रेस के पास संगठन नहीं है। और वो संगठन भी मुझे लगता है कि ये इस तरह के प्रयासों के जरिए ही बिल्डअप भी होता है। जब आप इस तरह के ये राजनीतिक अभियानों में जो लोग सामने आते हैं, फिर उनको आप जवाबदेही देते हैं, उसके आधार पर फिर वो पार्टी संगठनों को मजबूत करने वाले नेतृत्वकारी भूमिका में आने वाले लोग सामने आते हैं। तो एक तो ये चुनौती है, लेकिन दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि जो पूरा महागठबंधन है उसमें एक गजब की यूनिटी दिखाई दे रही है, कोऑर्डिनेशन दिख रहा है, और ये आगे आने वाले समय में जो चीजें तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर के कि मुख्यमंत्री कौन होगा, देखिए ये मुख्यमंत्री के सवाल पर जो ये कहा जा रहा है कि नहीं राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए था, दो टूक बात कह देनी चाहिए थी, तो मुझे लगता है कि जो लोग जो सवाल पूछने वाले लोग थे उनको क्या पता नहीं है कि मुख्यमंत्री के चेहरा को लेकर कोई विवाद नहीं है। तो ये तो राहुल गांधी को क्यों सफाई देनी चाहिए कि नहीं तेजस्वी ही होंगे, आप ऐसा कोई विवाद हमारे बीच में नहीं है। तो उन्होंने जो गोल मटोल जवाब दिया उस सपाट से एक जो प्रश्न था उस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने जो बात कही, मुझे लगता है कि घुमा फिरा करके जो उन्होंने कहा तो बात तो अपनी कही थी उन्होंने, लेकिन कुछ लोग लगता है कि नहीं उनको कहना चाहिए था कि हाँ तेजस्वी ही मुख्यमंत्री। अरे तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री को लेकर कोई विवाद तो है नहीं, कोई कांग्रेस में कोई नेता नहीं है जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार है, या महागठबंधन में कोई नहीं है नेता जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस तरह के सवालों का ट्रिकी जवाब देना ही ज्यादा उचित है बनिस्बत कि आप कोई ये सीधा जवाब दीजिए फिर काउंटर सवाल आप झेलते रहिए। उससे बेहतर है कि उनको ट्रिकी जवाब दीजिए और उसके बाद चलता कीजिए। तो ये जो ट्यूनिंग है, जो कोऑर्डिनेशन है, आगे आने वाले समय में ज्यादा मुझे लगता है कि इसका फायदा मिलेगा। और अब कोशिश ये करनी चाहिए कि आप सीटों का बंटवारा भी जल्दी से जल्दी कीजिए, अपने उम्मीदवार भी तय कीजिए, क्योंकि विलंब लोकसभा चुनाव में लोगों ने किया था, उसका खामियाजा तो दिखाई दिया था कि भुगतना पड़ा था। तो इस तरह का विलंब नहीं होना चाहिए। आप इन चीजों पर बात कीजिए और आगे का जो राजनीतिक प्रोग्राम है वो भी तय होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो चुनाव आयोग का रवैया है और सुप्रीम कोर्ट के तमाम निर्देशों के बावजूद जो कुछ जमीन पर हो रहा है, उसमें चुनाव आयोग एक तरह से राजनीतिक पार्टियों के ऊपर जवाबदेही डाल करके अपनी जवाबदेही से मुक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ चुनाव आयोग को घेरने की जरूरत है और बीजेपी इससे भागने के लिए कोशिश इसलिए कर रही है कि वो जब सवालों से घिरी हुई है तो 50 तरह के दूसरे सवाल लेकर के कि जैसे रेवंत रेड्डी आ जाए तो ये खड़ा किया गया कि ये बिहारियों का अपमान करने वाले हैं और बिहारियों को गाली देने वाले नेता है, इनको यहाँ से भगाना चाहिए, इनके साथ लोग मंच शेयर कर रहे हैं, ये तमाम तरह की बातें की जा रही है। तो जो वोट चोरी वाला जो मुद्दा है वो मुद्दा मीडिया में भले ही उसको उस तरह का कवरेज नहीं मिल रहा है, लेकिन जनता के बीच में उसको काफी स्वीकार्यता मिली है। लोकल इन लोगों ने क्या किया है कि जो अखबार है उन लोगों ने की एडिशन वाइज उस कवरेज उसका कर रहे हैं और आगे उसको कवर नहीं कर रहे हैं। तो ये इसका प्रभाव सीमित करने की भी एक कोशिश मीडिया के हिस्से की ओर से हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि इन लोगों की यात्रा जैसे जैसे बढ़ रही है उसका असर काफी हो रहा है, लोग कनेक्ट कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं और जो संवाद है वो सीधा सीधी अब मुझे लगता है कि जनता के बीच में स्थापित हो रही है बातें। अब इसमें आप प्रियंका गांधी आज एक नए चेहरा के रूप में सामने आई है, उनको चुना गया है इस अभियान के तहत मैं कह रहा हूँ। तो अब वो कल भी शायद रहेंगी ये इसमें रैली में। तो अब उसका वो ये सब भी महागठबंधन के पक्ष में मुझे जाता हुआ साफ साफ दिखता है कि जो कोऑर्डिनेशन है और जो ट्यूनिंग है वो एक तरह से बेहतरीन है और जनता का कनेक्शन जो है वो साफ साफ दिख रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब ये खबर आ रही है विनय जी, आपने भी देखी होगी कि जो अमेरिका का जो ट्रंप ने कहा है 50% टैरिफ लगाएंगे। एक सप्ताह से तो हम लोग देख रहे थे कि कह रहे हैं लोग कि मोदी जी ने जवाब दिया। अभी एक जगह मैं पढ़ रहा था कि मोदी जी 4 बार फोन किया ट्रंप ने और मोदी जी ने ट्रंप का फोन उठाया नहीं। राज पुरोहित एक विधायक थे
वहाँ के महाराष्ट्र के, मुंबई के, आपको याद होगा उन्होंने कहा था एक बार कि कई बार फोन किया मोदी जी को, लेकिन मोदी जी बोले नहीं उठाएंगे, टाइम नहीं है मोदी जी को बात करने का ट्रम्प से। अभी खबर आ रही है कि अमेरिका ने जो ये दबाव बनाया है, टैरिफ जो लागू हुआ है, उससे टेक्सटाइल से जुड़े तमाम ऑर्डर कैंसिल होना शुरू हो गए। ये आज तक बोल रहा है ना? जो डंका बजवा रहा था वो बोल रहा है, कोई यूट्यूब चैनल नहीं बोल रहा। आज कह सुबह रहा सुबह है तो कि एक और खबर, धनंजय जी, आज सुबह सुबह जो एक और खबर आई कि ट्रंप ने फिर कहा कि हमने वार रुकवाया और ये 7 जेट गिराए गए। हालांकि उस खबर में ये है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि किसके जेट गिराए गए, लेकिन 7 जेट गिराए गए ये भी उन्होंने कहा। तो जी अब मोदी जी के बारे में तब अब क्या सफाई दी जाए, जब ट्रंप साहब जो कुछ कह रहे हैं उसके उसके बदले में मोदी जी तो कुछ कहते नहीं है, तो वो लगातार जो मन कर रहा है वो बोल रहे हैं और कोई ऑफिशियल सफाई तो आ नहीं रही है। ठीक है। तो यहाँ मोदी जी विपक्ष को गिराने में लगे हुए हैं, आम आदमी का मनोबल गिराने में लगे हैं। अभी तो सुना हमने, ये भी खबर आई कि बनतारा पे जो है जांच बिठाई गई है, अनिल अंबानी जी पर रेड हो ही गया, भारद्वाज जी पर जो वहाँ हाँ? आम आदमी पार्टी के एक नेता है उनके ऊपर ईडी की रेड हो गई, वो सब चल रही है। लेकिन ये सबसे खतरनाक खबर है कि टेक्सटाइल से जुड़े तमाम ऑर्डर कैंसिल होना शुरू हो गए हैं, जिससे प्रोडक्शन ठप हो चुका है। इससे भारतीय व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान होना शुरू हो गया है। और जो सूरत है, जो तमिलनाडु है, तमाम जगहों पे जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उस पर भारी असर पड़ रहा है। विनय जी क्या कहेंगे कि एक जो है वोट चोरी का आरोप पूरे देश भर में, और ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि जितने भी चुनाव हुए हैं पिछले चुनावों में वोट को घटा बढ़ा करने का जो खेल किया गया चुनाव आयोग की तरफ से, उसका बड़ा असर हुआ है और अब लोगों में भारी अविश्वास है। अब व्यापारी भी अगर उनका धंधा चौपट होगा, नौकरियां जाएंगी, तो क्या इसको कहेंगे? कैसे इसको मोदी जी हैंडल करेंगे? या मोदी जी सब मध्यावधि चुनाव करा ही देंगे? देखिए, मोदी जी मध्यावधि चुनाव अपनी मर्जी से नहीं कराएंगे। ये इस पर निर्भर करेगा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या परिणाम आता है। और इसका जो निपटारा उसी से होगा कि नायडू साहब क्या करते हैं, क्या सोचते हैं। अगर नायडू साहब को लगे कि सरकार गिर सकती है तो वो पाला बदल सकते हैं। बाकी जो चीजें हैं, पर एक बात तय है कि जो मोदी जी की जो छवि थी ना, अपराजेय छवि और प्रजावत्सल जो छवि थी उनकी, वो छवि ढह गई है। और अब आपने कहा ना मोदी जी कैसे मुकाबला करेंगे, तो मोदी जी वैसे ही मुकाबला कर रहे हैं कि ट्रंप ने 4 बार फोन किया और उन्होंने उठाया नहीं। और उन्होंने पहले जो कहते थे कि अब्दुल की चूड़ी टाइट कर रहे थे, अब ट्रंप की चूड़ी टाइट कर रहे हैं कि पुतिन और सी जिनपिंग से एकदम मिल गए हैं वो, और ट्रंप की हालत खराब है और उसका अपना देश उनके काबू में नहीं आ रहा है। पर जो असली बात जो है वो ये है कि जो आपने वो कहा भी कि जो टैरिफ का जो मामला है, आपने बिना तैयारी के अगर आप हमलावर होंगे तो आपको उसका बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। और ये बात ठीक है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो एक्सपोर्ट डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो टेक्सटाइल है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, और ये तमाम जो है, ये आपके जिसको बोलते हैं हार्ड करेंसी अर्नर है। ये हार्ड करेंसी आपको चाहिए होता है। ठीक है, आपको डोमेस्टिक और बाकी चीजों के लिए आपको वो डॉलर की उतनी जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो क्रिटिकल चीजें जो जिसको आप इंपोर्ट करेंगे उसके लिए आपको हार्ड करेंसी की जरूरत होती है। तो वो जो है उस मामले में आपकी वल्नरेबिलिटी बढ़ेगी। आपने टेक्सटाइल का नाम लिया, टेक्सटाइल में पहले ही जो है हमारा जो एज जो बांग्लादेश के साथ जो था, हमारा कॉम्पिटिटिव एज खत्म हो रहा है। और अब जब टैरिफ लग गया है तो हमारा कॉम्पिटिटिव एज खत्म हो गया है। और अगर चीन खुल करके हमारे साथ नहीं है तो फिर चीन के कब्जे में कंटेनर्स हैं,
तो हमारे बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत नुकसान में रहेंगी, और बेरोजगारी और ये तमाम चीजें जो आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, और ये इन सब चीजों का ग्राउंड पे यही असर है कि जनता में इसकी एक जो अनुगूंज जो है वो जा रही है, और जिसको हम लोग बात करते रहे कि फिजिक्स में जिसको रेजोनेंस फेनोमेना बोलते हैं, कि जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक हो जाती है तो बहुत बड़ा वाइब्रेशन होता है। वैसे ही जब नेता जनता के मन की बात या जो उसको महसूस हो रहा है वही बात नेता बोलता हुआ प्रकट होता है, तो फिर उसकी जो अनुगूंज है या उसकी परिणति जो है वो काफी होती है, और इसीलिए लोग बाहर निकल करके आ रहे हैं। जिस तरह से जो साख गिरी है सत्ताधारी दल की और बाकी जो कार्यशैली रही है सरकार की, उसने उसको बहुत साख गिराई है, और इसको लेकर के लोगों में बेचैनी है, और इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे वो एक बात जो है वो मार्के की, जिसको हेमंत जी ने भी कही कि ग्राउंड लेवल पे आप अपने जो पॉलिटिकल वर्कर्स को किस तरह तैयार करेंगे कि वो लोगों के गुस्से को चुनावी परिणाम में बदल पाए। वोट देते समय लोगों को टेंजिबल जो छोटे छोटे लाभ, जैसे जो लोअर एंड पे जो मतदाता होता है उसके लिए लोकतंत्र का मतलब जो है उससे ज्यादा हो कि उसको एक प्रेशर कुकर मिल गया या मिक्सी मिल गया या 2000 रुपए मिल गए या नेताजी उससे हाथ मिला लिए, इससे बड़ा कुछ है लोकतंत्र, ये समझाने में अगर राजनीतिक पार्टियां अपने ग्रासरूट के वर्कर के द्वारा काम करेंगे तो निश्चित तौर पर ये परिवर्तन। जी बहुत बढ़िया, ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे तो। शैलेंद्र भाई आपके पास आता हूँ। आपके जो प्रियंका जी ने कहा कि मोदी जी ने कहा था भैंस चुरा लेंगे, तो भैंस तो नहीं चुराया लेकिन वोट चुरा लिया। जब झारखंड में चुनाव हो रहे थे तब भी लगा था कि लगता है पूरा मीडिया जिस तरह से लगा हुआ है, हेमंत सोरेन को जिस तरह से बदनाम किया गया, हेमंत सोरेन की पार्टी को जिस तरह से चोरी मतलब तोड़ा गया है, मतलब मुख्यमंत्री को ही चुरा लिया गया। वोट चुराने की बात तो अलग है, बांग्लादेशी नैरेटिव गढ़ा गया, क्या नहीं किया गया, लेकिन हार गए मोदी जी, हार गए वहां, पूरी बीजेपी हार गई, पूरा गटर मीडिया हार गया, पूरा तंत्र हार गया, अब तो कह सकते हैं चुनाव आयोग भी हार गया। ये हेमंत सोरेन ने कैसे हराया वहां झारखंड में? धनंजय भाई सच पूछिए तो हेमंत सोरेन ने एक मिनट कुछ कह रहे हैं विनय भाई, एक मिनट। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अभी जो हाल है उसमें राजनीतिक पार्टियों को राजनीतिक पार्टियों की तरह दिखना चाहिए उनका कार्यकलाप, और अभी जो हमारे सामने दिखने में आ रहा है वो ये कि राजनीतिक पार्टी जो है बिल्कुल ऑर्गेनाइज सिंडिकेट की तरह काम कर रही है, जिसमें वो हर नुस्खा आजमा रही है, चाहे वो कैंडिडेट को कैप्चर कर लेने की बात हो, चीफ मिनिस्टर को कैप्चर कर लेने की बात हो। पता चलता है कि कोई नॉमिनेशन फाइल कर रहा है और वहीं से गायब हो। बाकी शैलेंद्र भाई बताएंगे कि हेमंत सोरेन ने हेवी वेट लिफ्टिंग की थी और उसने अपना बोझ तो उठाया ही था, बाकी जो पार्टनर्स थे उनका भी बोझ उठाया था। पार्टनर्स को भी इतना आशा नहीं थी कि इतनी बड़ी और आसान जीत जो है हेमंत सोरेन अपने दम पर लेकर के जाए। बिल्कुल शैलेंद्र भाई कैसे लाए बताइए जरा। असल में ये जीत तात्कालिक तौर पे नेता की दिखाई देती है, लेकिन अल्टीमेटली ये जीत जनता की होती है। तो जमीन पे झारखंड के अंदर बहुत किस्म की ताकतें सक्रिय रही हैं और जन चेतना का स्तर जैसे थोड़ा उन्नत रहा है। बिहार में जो ऐसी प्रतिक्रिया हो रही है उस प्रतिक्रिया के पीछे भी एक लंबा सोशलिस्ट मूवमेंट, कम्युनिस्टों का आंदोलन, जमींदारों के खिलाफ बड़ी लड़ाई, तो इसमें एक जनतांत्रिक चेतना का जो भाव है इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम लोग जब कॉलेज में पढ़ा करते थे तो उस जमाने में प्रेस विधेयक लेके आए थे जगन्नाथ मिश्रा, और उस प्रेस विधेयक के खिलाफ इतनी तीखी प्रतिक्रिया हुई जिसका जैसे जनता की जिंदगी से
सीधा सीधी तौर पे कोई लिंक नहीं था, वो भ्रष्टाचार का मसला नहीं था, वो किसी और चीज का मसला नहीं था। तो ये जनतांत्रिक चेतना जो है से धीरे धीरे एक्यूमुलेटेड एक प्रोसेस है, उसमें जो है एक्यूमुलेट होता है। ठीक है कि ऑब्जेक्टिव सिचुएशन तैयार हैं, लेकिन सब्जेक्टिव फोर्सेज जो है प्रॉपरली रिएक्ट नहीं करती हैं, तो दिक्कत हो जाता है। तो हेमंत सोरेन को और इंडिया गठबंधन के पार्टियों को झारखंड में इस बात का श्रेय जाता है कि वो उस ऑब्जेक्टिविटी को कंप्लायंस करने में कैपेबल रहे, और उस ऑब्जेक्टिविटी को कंप्लायंस करके, और इसमें मैं एक बड़ी भूमिका उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का देख रहा हूं। बहुत क्लियर कट पॉलिटिकल मैसेजिंग में, बहुत साफ साफ तरीके से बातों को कहने में उनकी जो काबिलियत थी, वो काबिलियत जनता के काम आई, और वो कनेक्ट एस्टेब्लिश करने में काफी कैपेबल रही। तो झारखंड के अंदर ये सारा कुछ हुआ। तो उसके अलावा जो मैं बात कहना भाई, चाहता हूँ, खास करके उनकी जो शार्पनेस का, कनेक्ट का, एक मुझे बार बार वो याद आता है उनका मैसेज। वो हेमंत सोरेन को लेकर के उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन जेल गए थे हेमंत सोरेन के रूप में, बाहर आए हैं गुरुजी के रूप में। तो वो जो इमेजरी और जो कनेक्ट जो वो जो थी, वो बहुत शार्प ऑब्जर्वेशन था, बहुत शार्प कनेक्ट था। बहुत शार्प लेडी है। हम उसकी मैच्योरिटी का बड़ा रोल देख रहे हैं पूरे झारखंड के अंदर जो चुनावी प्रक्रिया चली उसमें। खैर, हम इससे आगे बढ़ के 2-3 बातें आपसे कहना चाहते हैं। कहना ये चाहते हैं कि ट्रंप जिस तरीके से डेरोगेटरी तरीके से, जिस तरीके से आक्रामक तरीके से मोदी के ऊपर हमला कर रहे हैं, और इस हमले का जवाब मोदी को नहीं सूझ रहा है। अगर कोई बढ़िया नेता होता तो वो आगे आता और वो कहता कि हम ट्रंप को अंडरस्टैंड करने में भूल कर बैठे, और भूल क्या कर बैठे, आप जब अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए किसी दूसरे देश के प्रेसिडेंट के लिए आप ये कहते हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार, आपका इसका जस्टिफिकेशन आपके पास क्या है? आप कह रहे हैं कि 4 बार हमने ट्रंप से बात नहीं किया, लेकिन आप जनता को ये तो बताइए कि ट्रंप के साथ आपकी इतनी रिश्तेदारी जो थी, इस रिश्तेदारी की वजह क्या थी? तो दोनों के दोनों जो हैं एक ही मिट्टी के बने हुए हैं, और वो मिट्टी किस बात की मिट्टी है? वो मिट्टी रेटोरिक की मिट्टी है, वो मिट्टी जैसे एरोगेंस की मिट्टी है, वो मिट्टी जो है सो अहंकार की मिट्टी है, और वो मिट्टी जैसे सीधा सीधी तौर पे एक प्रो कैपिटलिस्ट मिट्टी है, जिस मिट्टी के अंदर जैसे ट्रंप जैसे कैपिटलिस्ट भी हैं और सीधा सीधी तौर पे वहां के मालिक भी हैं। यहाँ मोदी जो है सो कैपिटलिस्ट नहीं है, लेकिन वो कैपिटलिस्ट के एजेंट के रूप में जो है सो उपस्थित हैं। तो स्वयं कैपिटलिस्ट होने में और कैपिटलिस्ट का एजेंट होने में जो फर्क होता है, यही फर्क जैसे मोदी और ट्रंप के बीच में होता है। वो और ये जो पूरा खेल चल रहा है, ये बड़ी खतरनाक खेल है दुनिया के पैमाने पे। आपके पास जो अपॉर्चुनिटी थी, उस अपॉर्चुनिटी को आपने अवेल नहीं किया। हर देश के पास अपनी एक परंपरा होती है, और उस परंपरा के अंदर एक खास किस्म की ताकत होती है। परंपरा में और परंपरावादी होने में अंतर होता है। परंपराओं का अनुसरण जरूर करना चाहिए, परंपरावादी आदमी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप परंपरावादी होते हैं तो हिस्ट्री की रिट्रोग्रेसिव यात्रा है, और जब आप परंपराओं के साथ जुड़ते हैं तो वो जड़ों की तलाश होती है। हमारी परंपरा कहाँ से डिराइव होती थी? नॉन अलाइंड मूवमेंट से डिराइव होती थी। हमारी परंपरा कहाँ से डिराइव होती थी? जब हमारे पास कोई ताकत नहीं थी, तब भी दुनिया में हमारा रेस्पेक्ट था। ये रेस्पेक्ट किस लिए था? ये हमारे मिलिट्री पावर की वजह से नहीं था। असल में हमारा जो ये पूरा रेस्पेक्ट था, वो इस वजह से था कि हम दुनिया के एक खास किस्म के बड़े ब्लॉक के रिप्रेजेंटेटिव थे। और कमाल देखिए, ये फिडेल कास्त्रो का सेंटिनरी ईयर चल रहा है। नेहरू के मौत के बाद फिडेल कास्त्रो ने कहा कि हमारा बाप मर गया। ये जो रेस्पेक्ट कवर करने की जो ताकत थी नेहरू के पास, ये ताकत आपके पास नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि सबके पास ऐसी ताकत हो, लेकिन आप जैसे विनम्रता का परिचय देते हुए कह सकते थे कि सिचुएशन को एनालाइज करने में हमसे चूक हो गई, लेकिन बावजूद इसके इंडिया एज ए नेशन इन तमाम चीजों का मुकाबला करेगा। लेकिन ये ताकत, ये नैतिक साहस उनके पास नहीं है, क्योंकि वो सीधा सीधी तौर पे कार्टेल चला रहे हैं, और उस कार्टेल के अंदर अडानी, अंबानी
और अडानी अंबानी के बीच टकराव की बहुत चर्चा चल रही है, लेकिन इन तमाम टकरावों के बावजूद ये बेसिक टकराव नहीं है, ये नॉन एंटागोनिस्टिक कंट्राडिक्शन है। इस कंट्राडिक्शन में शेयर लूट के माल को एप्रोप्रिएट ज्यादा से ज्यादा कौन करेगा, और सरकार के समर्थन की वजह से जो लूट का जो है से अवसर आया है, इस अवसर को अडानी ज्यादा ले जाएंगे कि अंबानी ज्यादा ले जाएंगे, इस बात का झगड़ा चल रहा है। और नरेंद्र मोदी जैसे इस झगड़े में फंसे हुए हैं, तो उन्होंने अपनी नैतिक सत्ता जैसे सर्वथा खो दी है। और बिहार के जमीन पे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लेफ्ट के लोग जिस तरीके से मिलकर नैरेटिव गढ़ने में कामयाब हुए हैं, ये कामयाबी सिर्फ उनकी कामयाबी नहीं है, ये बिहार की मिट्टी की खसूसियत है। इस मिट्टी में जैसे सहजानंद सरस्वती पैदा हुए, इस मिट्टी में छपरा के अंदर जैसे राहुल सांस्कृत्यायन का आंदोलन चला, इसी मिट्टी के अंदर बड़े पैमाने पे सामंतवाद के विरोध की एक लंबी परंपरा रही। इस परंपरा को टेक ओवर करते हुए आपने फॉल्स कंसिस्टेंस के जरिए से हिंदुत्व के अम्ब्रेला में सब लोगों को समेट लिया। तो तत्कालिक तौर पे तो आपकी जो वो इच्छाएं होती हैं और आपका जो रेटोरिक होता है वो काम करता है, लेकिन जिंदगी की जो असली जरूरतें हैं वो फंस जाती हैं। तो अभी डेमोक्रेसी जो है इस देश का फंसा हुआ है। राहुल गांधी के पास जो ये पूरी ताकत आई है, वो ताकत जैसे उनके ईमानदारी के गर्व से आई है। जिस तरीके से जिस आदमी को जैसे वो सिक्योरिटी मिली हुई है, वो आदमी जिस तरीके से जनता से कनेक्ट कर रहा है और चल रहा है, कहीं से कोई स्नाइपर जैसे उसका निशाना ले सकता है। तो राहुल के पास जो ये साहस है, इस साहस को जनता जैसे कंप्लायंस कर रही है, उसको एक्नॉलेज कर रही है, और बड़े पैमाने पे हिंदुस्तान के सड़क पे और बिहार के सड़क पे जो ये यात्रा निकल रही है, ये जनतंत्र की भावी संभावनाओं के संकेत दे रहा है। हेमंत भाई ने ठीक ही कहा कि इन लोगों को अपने को थोड़ा दुरुस्त भी करना पड़ेगा, सजग भी रहना पड़ेगा, सावधान भी रहना पड़ेगा। लेकिन जनता जब लड़ने पे आ जाती है तो वो थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम्स होती है उसको वो रेक्टिफाई कर देती है। और ठीक तरीके से कनेक्ट किया आज प्रियंका गांधी ने। उन्होंने कहा कि तो कहते थे कि भैंस ले लेगा, आपका खेत दे देगा दूसरे को, आपका घर के अंदर जैसे सोना चांदी है वो ले जाके दे देगा। तो कहा कि हम लोगों ने तो ये सब कुछ नहीं किया, लेकिन मोदी ने जैसे आपके वोट के अधिकार का हरण कर लिया। और वोट के अधिकार अब ये बताइए कि सिर्फ ये 65 लाख लोग हैं जिनके वोट के अधिकार का अपहरण हुआ है, वो हिंदुस्तान के सड़क पे हैं। यहाँ जो हम लोग पैनल में बैठे हुए हैं, इसमें से किसका किसका वोट गायब हुआ है? धनंजय जी का हुआ है, विनय जी का हुआ है, हेमंत भाई का हुआ है, सुनील भाई का हुआ है, किसी का नहीं हुआ है। लेकिन जब चेतना के स्तर पे आप जनतंत्र के आस्थावान बन जाते हैं तो वो प्रॉब्लम एप्रोप्रिएट होता है। तो मुझको लगता है कि जितने लोग जिनकी वोट चोरी हुई है वो इस जुलूस में नहीं शामिल हैं, उससे ज्यादा वो लोग शामिल हैं जिनको जनतंत्र के अपहरण से डर लग रहा है। तो इतिहास के इस खतरनाक घड़ी में जनतांत्रिक चेतना का ऐसा उद्भव और विकास जिसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं, ये एक बहुत ही सजग घटना है। ये हिंदुस्तान के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट इन द सेंस कि डेमोक्रेसी जब आपको गिफ्ट में मिल जाती है तो डेमोक्रेसी का जो महत्व होता है वो आपको समझ में नहीं आता है। नरेंद्र मोदी जैसा कोई आदमी आता है, कभी कोई हिटलर जैसा आदमी आता है और वो बता के जाता है कि आजादी और जनतंत्र की क्या कीमत होती है, और जनता कुछ ज्यादा ही कॉशस हो जाती है और सजग हो जाती है। तो ये पूरा जो बिहार का मार्च है वो न सिर्फ जैसे SIR के खिलाफ चलने वाला मार्च है, बल्कि ये जैसे आजादी के आंदोलन का पुनर्पाठ है। पुनर्पाठ इन द सेंस कि आजादी के आंदोलन के गर्भ से निकले हुए जो मूल्यबोध थे, उन मूल्यबोधों ने लंबे समय तक हिंदुस्तान के इतिहास को संचालित किया। लेकिन अब जब दिक्कत आई है और नरेंद्र मोदी जैसा एक आदमी जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते थे, वो आके गद्दी पे बैठा है और फॉल्स कंसिस्टेंस के जरिए से जनता की चेतना के अंदर इंटर करके लगातार झूठ के जरिए से जब वो जीतने की कोशिश कर रहा है, तो वैसे समय में बिहार की सड़कों का आबाद होना, और ये सिर्फ बिहार का मसला नहीं है, ये सिर्फ हिंदुस्तान का मसला नहीं है, दुनिया के पैमाने पे
बड़े पैमाने पे डिजिटल डाटा की चोरी, रिसोर्सेज को हरण करने की तैयारी और जनतंत्र को श्रिंक करने की जो कोशिश है, उसमें बिहार के अंदर से और वहां के चलने वाले इस पूरे प्रक्रिया के गर्भ से अगर कोई संभावना निकलती है तो ये संभावना भविष्य में ये जो मतलब मोनोपोलाइज जैसे नॉलेज की जो मोनोपोली है, डाटा की जो मोनोपोली है, डाटा की जो चोरी है और डाटा की जो ताकत है, और जो एल्गोरिदम के जरिए से आपकी चेतना के निर्धारण करने में सक्षम हो गया है, अगर समय बीत गया तो हम इस लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि एक बड़ा डिवाइड होगा और वो डिवाइड ये होगा कि एक तरफ जैसे डाटा पे कब्जा रखने वाले और डिजिटल फ्लो पे कब्जा रखने वाले ताकतवर लोग होंगे जिनको युवाल नोअल हरारी जैसे ह्यूमोडेस कहते हैं, और दूसरी तरफ जैसे गुलाम की शक्ल में हम लोग जैसे लोग मौजूद होंगे। और जब ये वक्त बीत जाएगा तो हमारे पास कोई कौशन की संभावना नहीं रहेगी। इसीलिए इसको सिर्फ एसआईआर का मसला न समझते हुए हमको ये समझना चाहिए कि इतिहास के रंगमंच पे एक बड़ी लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई के जीत और हार पे मनुष्यता का संभावित भविष्य जैसे निर्भर है। इसीलिए इस लड़ाई को रिड्यूस नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए हमको लगता है कि इस लड़ाई में तमाम तरह की फोर्सेज एक दूसरे को ज्वाइन कर रही हैं और इस लड़ाई के गर्भ से कुछ संभावना निकलेगी, यही मुझको कहना है। और परफेक्ट कुछ भी नहीं है, न तेजस्वी परफेक्ट है, ना हेमंत परफेक्ट है, राहुल गांधी भी परफेक्ट नहीं है। तो परफेक्शन की डिमांड अभी नहीं है। बेसिक डिमांड ये है कि डेमोक्रेटिक स्पेस है जो हिंदुस्तान की जनता का प्लेग्राउंड है, उस प्लेग्राउंड पे कब्जा हो गया अडानी अंबानी का, उस प्लेग्राउंड को रिलीज कर लीजिए, फिर बाद में देखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो राहुल से भी लड़ लिया जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो तेजस्वी से भी लड़ लिया जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो जैसे अखिलेश से भी लड़ लेंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि इनके पास जैसे इतिहास के प्रश्नों के अल्टीमेट उत्तर मौजूद हैं। अल्टीमेट उत्तर तो जनता के पास मौजूद होता है और जनता उस उत्तर को सड़कों पे ढूंढती है। ये प्रक्रिया अभी चल रही है। इस प्रक्रिया में हम सब लोगों को हिस्सेदार बनके उस जमीन को रिक्लेम करना है जो जमीन आजादी के आंदोलन के गर्भ से रिलीज हुई थी। उसी जमीन पे कब्जा करने की तैयारी है मोनोपोली कैपिटल के जरिए से, क्रोनिक कैपिटल के जरिए से, जिसका जैसे फ्रंटल एजेंट मोदी है और मोदी का जैसे ऑपरेटिव टूल है चुनाव आयोग, जिसका जैसे हेड जैसे ज्ञानेश कुमार है। सुनील जी, महिलाएं जो गांव, इसलिए मैंने वो छोटा सा वीडियो जो पुराना है, मतलब पिछले सप्ताह 10 दिन का, जब नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे तब का वीडियो है। ललेंदर मोदी मोदी जी के लिए हम गए नहीं थे, जबरदस्ती भेज दिया। जो महिलाएं बोल रही हैं, जो नरेंद्र की जगह ललेंदर बोल रही हैं, एक्यूरेट बोला है। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का सारा भांडा फूट गया है आम आदमी के बीच में, और ये जो जनसैलाब है उसको रोका नहीं जा सकता है? क्या लग रहा है आपको? धन्यवाद धनंजय जी। दरअसल बिहार में जो लोग वोट चोरी को लेकर के, चाहे अपने नाम मतदाता सूची से कटने के नाम पर या मतदान की प्रक्रिया से वंचित होने के नाम पर जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उनके सामने ढेर सारी समस्या है, जिसका उल्लेख अभी आपने जो बात प्रियंका गांधी का आपने भाषण सुनाया उसमें उन्होंने उसका उल्लेख भी किया। ये बड़ा सवाल लोगों के पास है कि हमको जो हम देश के नागरिक के रूप में हमारी पहचान रहेगी कि नहीं रहेगी, जो सरकारी योजनाएं चलती हैं उसका लाभ मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम दोयम दर्जे के नागरिक बनकर तो नहीं रह जाएंगे। ये बड़े सवाल लोगों के मन में है और इसीलिए इसमें लोग आंदोलित हैं और सड़कों पर हैं। और इसमें जो अभी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि इसमें कौन से लोग हैं जो वंचित हो रहे हैं। अगर आपने 2003 के मतदाता सूची को आधार वर्ष बना लिया है तो स्वाभाविक सी बात है कि बड़े पैमाने पर युवा वर्ग होगा जो मतदाता सूची से बाहर हो गया, क्योंकि 2003 में मतदाता सूची में था नहीं, अपने पिता के जन्म प्रमाण पत्र वो दे नहीं सकता, उसके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है नहीं, तो कहां से जाएगा मतदाता सूची में वो। और महिलाएं हैं, वो महिलाएं भी कौन, जो 2003 के बाद पैदा हुई या 2003 के बाद उनका नाम मतदाता सूची में आया। तो एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसने जिसकी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो सरकार से उम्मीद कर रहे थे और सरकार अभी भी केवल जंगल राज की बात कर रही है। तो ये 56 लाख लोग हैं, वो जंगल राज को नहीं देखे हैं। 65 लाख
65 लाख लोग 65 ये लाख। जंगल राज से परिचित नहीं है, ये परिचित नहीं है। ये एस्पिरेशन के लोग हैं, सपनों के साथ दुनिया में घूम रहे हैं, पढ़ाई लिखाई उन्होंने की है और सरकार के आश्वासनों के साथ जीते रहे हैं। जिस महिला का आपने वक्तव्य सुनाया, हमारे जैसे लोग, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता रहा हूं, बिहार में जा करके भी इस बात को माना हूं कि महिलाओं का एक बड़ा वर्ग है जो नीतीश कुमार के साथ है। नीतीश कुमार की सभाओं में मैंने महसूस किया है कि जितने पुरुष नहीं आते थे उससे 1.5 गुना महिलाओं की प्रेजेंस होती थी और उन महिलाओं से नीतीश कुमार सीधे संवाद करते थे। लेकिन ये स्थिति तब थी जब आपने नीतीश कुमार जी ने साइकिलें बांटी, खूब बड़े पैमाने पर बांटी, स्कूल लड़कियों को भेजना शुरू किया, उनको छात्रवृत्तियां दी, बहुत एक जबरदस्त तरीके का जन समर्थन मिला। शराबबंदी की वजह से एक सामाजिक रूप से जो प्रभावित लोग थे उनका जन समर्थन मिला। लेकिन ये शुरुआत ही हुई और यही अंत हो गया। जो बच्चे पढ़ लिख लिए, पढ़ाई किया उन्होंने, या जिनको हायर एजुकेशन में जाना था, उनको क्या हासिल हुआ? बिहार की सरकार ने उस हायर एजुकेशन के लिए कितने प्रयास किए? केंद्र की सरकार ने हायर एजुकेशन को बेहतर करने के लिए कौन से काम किए? मोदी जी तो हर चुनाव में जाकर के बड़ी बड़ी बातें करते रहे, अरबों रुपया खरबों रुपए की बात करते रहे वो, लेकिन मिला क्या लोगों को? शिक्षा मिली, स्वास्थ्य मिला, नौकरी के अवसर मिले, कृषि उपज की बेहतर कीमत मिली, क्या मिला? आप जब देखिए तब सड़क दिखाते हैं, लेकिन उस सड़क पर चलने की ताकत किसने दी? कब प्रयास किया आपने? आप भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस का नारा देते रहे और धड़ाधड़ पुल गिरते रहे बिहार में। किसी पुल के गिरने की कोई जांच हुई हो मेरी जानकारी में तो नहीं है। मैंने नहीं पढ़ा कहीं कि कोई जांच हुई और उसमें कोई दोषी व्यक्ति था जिसको दंडित किया गया। बड़ी बड़ी बातें की गई। मैंने खुद ही महसूस किया था, जैसे सड़कें बनी, सड़कों में कहा जाता था कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें शर्त रखी गई कि 20 साल तक उन सड़कों का रखरखाव किया जाएगा। अरे बहुत अच्छी बात है, लेकिन पुलों का क्या हुआ? क्या सड़कें पुलों का हिस्सा नहीं है? और क्या सड़कें मानव विकास का जो इंडेक्स है उसका हिस्सा है क्या? उसके आधार पर मानव विकास का मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन चूंकि दिखती है चमचमाती हुई सड़कें, तो उसका नैरेटिव बनाना आसान हो जाता है। बाद में जब लोगों ने अपने जीवन में तब्दीलियों का सवाल उठाया तो ये सरकार ने निराश किया। इसलिए कोई 60 साल की उम्र के आदमी का वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटा। शैलेंद्र जी ने कहा कि धनंजय जी का नाम नहीं कटा, विनय जी का नाम नहीं कटा, सुनील जी का नाम कटा। शैलेंद्र जी, हमारा कटा, धनंजय का कटा, विनय का कटा और आपका भी कटा। मैं अपने कम से कम 10 पत्रकार मित्रों को जानता हूं पटना शहर में जिन्होंने 2024 का मतदान किया है, 2020 का मतदान किया है, और जब ड्राफ्ट लिस्ट आई तो उनका नाम नहीं है उसमें उनके माता पिता का नाम है लेकिन उनका नाम नहीं है। ये बिल्कुल मुगालते मत रहिए कि किसी का नाम कटेगा किसका नाम नहीं कटेगा। नाम उन लोगों का कटा है जो लोग भारतीय जनता पार्टी से असहमत है। और मैं इस आधार पर इस बात को कर रहा हूं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इस बात पे कर रहा हूं कि अगर आपके मतदाताओं का नाम किसी भी कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर उसके समर्थकों का नाम मतदाता सूची से कटता है तो वह उनके अंदर बेचैनी होती है, वो भाग करके आते हैं, वो आपत्तियां दर्ज कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक आपत्ति नहीं सुनाई पड़ी, भारतीय जनता पार्टी के किसी एक नेता का बयान नहीं सुनाई पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान जी वहां घूम रहे हैं, उन्होंने एक बयान नहीं दिया कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से कटे हैं उनके बारे में हमारी पार्टी लगी हुई है और उनका जो आपत्तियां दाखिल की जाएंगी। मैंने आरजेडी का एक वो पढ़ा, सोशल मीडिया पर एक वक्तव्य पढ़ा, और उन्होंने आपत्ति की कि जो ऑब्जेक्शन आरजेडी के लोगों ने निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत की है उनका उल्लेख निर्वाचन आयोग के विलेखों में नहीं दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस माले ने भी क्लेम किया। वही कर रहा हूं कि आरजेडी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, माले भी कर रही है और कहीं कहीं वीआईपी भी कर रही है, लेकिन बीजेपी नहीं कर रही है। चिराग पासवान साहब नहीं कह रहे हैं, मांझी साहब नहीं कह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा साहब नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ऐसा कौन सा राजनीतिक दल हो सकता है जो जिनके मतदाताओं के ऊपर इस तरह के हमले हो रहे हो और चुप बैठ जाए, कोई कार्रवाई नहीं करे? दो ही चीजें हैं, या तो जो नाम कट रहे हैं वो आपकी सहमति से कट रहे हैं और इसके आप सीधे सीधे लाभार्थी हैं,
और इसलिए आप निर्वाचन आयोग के साथ खड़े हैं और अब तक जो होता रहा है उसी का लाभ आप पाते रहे हैं। ये बड़ा सवाल पैदा हो गया। इसीलिए महिलाओं के अंदर नाराजगी क्यों? 65 लाख में सर्वाधिक महिलाएं हैं। और अभी आप जिस मतदाता सूची के शुद्धिकरण की बात कर रहे थे आप, मीडिया रिपोर्ट आ गई जिसमें एक ही पते पर 200 लोगों के नाम है। एक ऐसे मकान की फोटो देखी किसी मीडिया में मैंने, जो 25 साल से बंद पड़ा हुआ है, उस एड्रेस पर से 180 लोगों के नाम है। आप कहते हैं कि जो लोग माइग्रेट कर गए हैं, अपना इलाका छोड़ के चले गए हैं, उनका नाम मतदाता सूची में नहीं रहेगा। तो ये 25 साल से जो मकान बंद है उसमें कौन रह रहा है? इसके लोग तो माइग्रेट किए होंगे ना। और 180 लोगों का नाम आपने डाल दिया, कोई प्रतिकार नहीं है, कोई हलचल नहीं है। तो बेचैनी लोगों में है, क्योंकि जब उनके नाम मतदाता सूची से कट रहे हैं तो उनको ये लग रहा है कि हम अपने ही राज्य में नागरिक नहीं रह गए और सरकारी अभिलेखों में हमारी कोई गिनती नहीं होगी। बेचैनी उनके अंदर भी, युवाओं में अंदर बेचैनी है। आखिर उनके नाम क्यों कट जाएंगे भाई? जो 2003 में नहीं था उसका नाम आपने क्यों काट दिया? जो 2025 में है वो 2020 के मतदाता सूची में उसका नाम है, लेकिन चूंकि 2003 में नहीं था, अब आप वो अपने माता पिता का जन्म स्थान का प्रमाण पत्र तो ला नहीं सकता, तो आपने बाहर कर दिया। तो यह एक ऐसा साजिश नजर आती है जिससे अपने अनुकूल मतदाता सूची को बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये भांडा फोड़ गया। आखिर कई बार मतलब हमारे जैसा व्यक्ति ये समझने की कोशिश करता है कि अगर किसी राज्य विशेष में एक पॉलिटिकल माहौल दिखाई पड़ता है और उस पॉलिटिकल माहौल से इतर परिणाम कैसे आ जाते हैं। हम लोग पिछली बार कहते रहे थे, 2019 के चुनाव में भी कहा गया ये, या 2024 के भी चुनाव में कहा गया लोकसभा के, कि लाभार्थियों की बड़ी संख्या है। अरे लाभार्थी किस सरकार ने नहीं बनाया है? कांग्रेस ने नहीं बनाया, ममता जी ने नहीं बनाया, शिबू सोरेन ने नहीं बनाया, शिवराज सोरेन ने नहीं बनाया, कि डीएमके के लोगों ने नहीं बनाया, या नवीन पटनायक साहब ने नहीं बना। किस राजनीतिक दल ने लाभार्थी नहीं बनाया है? जो लोगों के पास आर्थिक सहायता पहुंचाने की कोशिश नहीं की है, लेकिन उनको तो उस तरह का जन समर्थन नहीं मिला। गोया कि मतदाता सूची में जो गड़बड़ियों के आरोप लगते रहे, बार बार लगते रहे, उसमें कहीं ना कोई खेल था। राहुल का 2024 के चुनाव के बाद राहुल गांधी ने बेंगलोर दक्षिण का जो सवाल उठाया और बिहार का जो सवाल सामने आ गया, इससे कलई खुल गई पूरी की पूरी। ऐसा कौन सा निर्वाचन आयोग हो सकता है जो एक मतदाता सूची की प्रक्रिया शुरू होने के पहले एक बार बयान दे दे कि 2 करोड़ लोगों के नाम कट जाएंगे? अरे कैसे कर सकते हैं भैया? आपका काम ही थोड़ा होता है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण का सबसे बड़ा लक्ष्य नारा ही होता है, कोई मतदाता छूटे न पावे। जिसने 18 साल की उम्र जो पूरी कर ली है उसका नाम मतदाता सूची में होना ही चाहिए, ये नारा होता है। कभी ये नारा नहीं हुआ कि मतदाता सूची से नाम काट दीजिए और मतदाता सूची से नाम काटते ही पवित्र हो जाएंगे। आप ये पता करना पड़ेगा कि जिन 7 या 8 लाख लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं वो कौन लोग हैं, कहां से आए हैं। ये भी बड़ा सवाल होगा, जानने का विषय होगा। और ये भी प्रश्न है कि अभी मैं किसी अखबार में पढ़ रहा था, पटना का उसमें कुछ विधानसभा क्षेत्रों के हैं, कटिहार का है, पश्चिमी चंपारण का है, जिसमें जो जीत हार का अंतर है उतने ही मतदाताओं के नाम काट दिए गए। यानी कि उस जीत को सुनिश्चित रखना है किसी भी तरह से। और उन सभी जीतों पर जितने रिपोर्ट आई उसमें सभी जीतों पर इंडिया के लोग जीते हैं। उसमें कोई ऐसी सीट नहीं है जिसपे कि इंडिया दल समूह का आदमी जीता हो। क्यों हो रहा है ये? क्यों? और आप सोचिए कि पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में क्या था, 12,000 का अंतर था टोटल, 12,500 का। 12,500 के अंतर को आप 65 लाख लोगों के नाम काट देंगे तो उसको पाटने में कितना समय लगेगा? किस तरीके से ये पूरा का पूरा अभियान चलाया गया। और यह इसका संदेश सिविल सोसाइटी में भी है। यह जो सड़कों पर एक माहौल दिखाई पड़ रहा है उसमें वो आम आदमी भी शामिल है जो भले इंडिया दल समूह का समर्थक ना हो, लेकिन उसको यह निर्णय गलत लग रहा है। और बड़े पैमाने अगर केवल और केवल आरजेडी के समर्थक होते या केवल माले के समर्थक होते तो इतनी भीड़ आपको नहीं दिखाई पड़ती, इतना उत्साह नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि लोग मान के चलते हैं हम तो इनके साथ हैं। हमारे क्या दिक्कत है, हमको तो जानते ही हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनकी कोई पहचान नहीं है,
वो किसी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं होते, लेकिन इस मुद्दे पर वो एक साथ है। और दूसरी चीज जो बात कही जा रही है, हम सुनील भाई वही कह रहे थे कि तात्कालिक तौर पे तो ये मतदाता सूची के अपहरण के जरिए से उनके जनतांत्रिक अधिकारों का हनन और उनको जैसे गैर नागरिक बनाने का गुस्सा था, लेकिन ये गुस्सा जो है सो उससे आगे निकल के अब लोकतंत्र के अपहरण की जो पूरी पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है वहां तक जा रहा है। यानी तात्कालिकता से, जैसे कभी कभी होता है कि कोई इकोनॉमिक लड़ाई पॉलिटिकल लड़ाई में कन्वर्ट हो जाता है और वो पॉलिटिकल लड़ाई फिर आइडियोलॉजिकल लड़ाई में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये लड़ाई जैसे गति पकड़ते हुए तात्कालिकता से निकल के उस कोर इश्यू को एड्रेस करने की तरफ बढ़ रहा है। बस सिर्फ मैं यही जोड़ना चाहता हूं। नहीं, बिल्कुल, इसीलिए हम लोग मैं तो बार बार कहता हूं इस बात को कि ये पूरी की पूरी लड़ाई राहुल गांधी के द्वारा शुरू किया गया संविधान बचाओ अभियान का विस्तार है, व्यापक विस्तार है ये। बस और इस अपने संविधान बचाओ के नारे को राहुल गांधी ने चाहे इंडिया तो सब उन्हें छोड़ा नहीं, इसीलिए उससे जोड़ के बात करते हैं कि अगर संविधान नहीं बचेगा तो आप अपने मतदाता के अधिकार को भी नहीं बचा पाएंगे। यह सुरक्षित केवल आपके संविधान के साथ ही है। सरकार बदल देगी। जिनका मतदान का अधिकार सुरक्षित है वो भी कितना दिन तक सुरक्षित रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब देश एक दूसरी दिशा में बढ़ गया है, बढ़ रहा है। भाई आप तभी तक आपका मतदान सुरक्षित है जब तक आप दल विशेष के मतदाता बने रहिए। जिस दिन आपके मन में बदलाव और आक्रोश की स्थिति आई, आप मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे। तो ये बनता हुआ जो परसेप्शन है ये लोगों को चिंता पैदा कर रहा है। और यह जिस बात के लिए बार बार कही जाती है, जिस बात के लिए आरजेडी जानी जाती है, एमओआई समीकरण, उस समीकरण के ही लोग नहीं है कि केवल उन्हीं के लोग घूम रहे हैं आरजेडी के साथ। बिल्कुल यही हम कहना चाहते थे कि सभी वर्ग के लोग हैं। और आप मैंने बात कीजिए आप लोगों से, तो जो सवर्ण मतदाता है उसके मन में बेचैनी है। जैसे अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि कोई क्षत्रिय बिरादरी के व्यक्ति हैं, कह रहे कि हमारे 2 भाई हैं, दोनों के पास पासपोर्ट है, दोनों का नाम कट गया और हमने इनको बकायदे उसको ले जाकर के दिया था, ड्राफ्ट में मेरा नाम ही नहीं है। और निर्वाचन आयोग ये सामान्य बात थोड़े है कि निर्वाचन आयोग कह रहा है कि आप आधार को पहचान पत्र के रूप में शामिल कीजिए, और रोज आज तक कोई लिखित आदेश नहीं गया। एक मीडिया मैंने इसको भी देखा, बाकायदे बीएलए कह रहे हैं इस बात को कि हमारे पास कोई लिखित आदेश, बीएलओ भी कह रहे हैं, बीएलओ कह रहे हैं कि हमारे पास कोई लिखित आदेश नहीं है कि हम इसको स्वीकार करें। अब केवल भरोसा रह गया है लोगों को जो ऑनलाइन जिनको अपने फॉर्म जमा करने का शऊर है और जिनको फैसिलिटेट कर रही है राजनीतिक दल, या इस तरह की सुविधाएं मिल जा रही है लोगों को। माले ने तो ये आरोप लगाया है कि जो ऑनलाइन फैसिलिटेशन हम लोगों ने किया है वो भी अभी तक 0 दिख रहा है। मतलब कि जो हमने वो दर्ज कराया है वहां बजाबता जैसे ऑनलाइन, वो ऑनलाइन दर्ज कराया है, दिख नहीं रहा है कि हमारा जैसे वो इसके अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट है वो प्रोटेस्ट ऑनलाइन दिख ही नहीं रहा है, वहां अभी भी 0 दिख रहा है। बिल्कुल।